हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोग 35 नंबर तक देख चुके थे। ठीक है, और ये हमारा चल रहा था लोकपाल और अन्य आयोग। ठीक है, तो चलिए 36 नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं कि कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है। ए ऑप्शन है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष, सी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष, और डी राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा आपका बी, यानी कि राष्ट्रीय विधि आयोग का अध्यक्ष ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं होता है। ठीक है, बाकी सभी होता है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं 37 नंबर का सवाल। देखिएगा 37 नंबर का सवाल कह रहा है क्या मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए, अध्यक्ष 5 वर्ष की अवधि तक पद धारित करता है। बी, आयोग के सदस्य 5 वर्ष की अवधि तक पद धारित करते हैं। सदस्य 5 वर्षों की दूसरी अवधि के पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होता है, पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होता है। डी, अध्यक्ष या सदस्य भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन आगे और नियुक्ति के लिए अपात्र होते हैं। तो इसका राइट आंसर देख लीजिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन, यानी कि इसमें देखिएगा ए, बी और सी सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा इसका कथन सही क्या होगा, अतः कथन डी सही होना चाहिए। इसका क्या राइट आंसर होगा, डी सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष और डी 6 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की पदावधि पद ग्रहण की तारीख से होती है। 5 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, 5 वर्ष तक या 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, 6 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि आयु सीमा 70 वर्ष तक होता है। ठीक है, और पद धारण करता था तब 5 वर्ष की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र था, है ना। तो ये 5 वर्ष और 70 वर्ष ये राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। चलिए अगला देखिएगा 40 नंबर का सवाल देखिएगा। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति होना चाहिए। इसकी प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग के नाम से संस्थापनाएं हैं। इसकी शक्तियां केवल सिफारिशी प्रकृति की होती है। आयोग के एक सदस्य के रूप में एक महिला को नियुक्त करना आज्ञापरक है। इन कथनों में कौन कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर देखिएगा कथन 3 और 4 ही सत्य है। कथन 3 और 4 सत्य है, जो कि कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है। तो कथन क्या होगा, 3 और 4 सही है। याद रखिएगा कथन 3 और 4 सही है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला सवाल। इसमें कह रहा है निम्न में विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका है। बी ये आर कथन है, ये कारण है उक्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु पर्यंत पर जो भी पहले धारित करता हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। ये और आर दोनों गलत है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। तो इसमें देखिएगा कौन बन सकता है, इसको एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिए। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के द्वारा 1993 के अधिनियम में हुए संशोधन के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रहा हो। आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल भी 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो कर दिया गया है। अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वो अगले का ये था, यानी 3 वर्ष और 70 वर्ष, यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रहा हो या उसका पात्र रहता हो, वो राइट आंसर होगा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्न में किसके द्वारा की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिएगा राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य मानवाधिकार आयोग में सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश किसके परामर्श के पश्चात नियुक्त
किया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा बी, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद देखिएगा, राज्य आयोग के अध्यक्ष के पद पर हुई रिक्ति की दशा में किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति किसके पास होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, राज्यपाल के पास होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, निम्न में कौन सा एक राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? तो राइट आंसर देखिएगा, मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 48 नंबर का। राज्य आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, राज्य सरकार के पास प्रस्तुत करता है। ठीक है। उसके पास देखिएगा 49 नंबर, आयोग राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य एवं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए आयोग या राज्य आयोग द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी समझा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? लोक सेवक को। ठीक है। उसके बाद देख लीजिए अगला सवाल, मानव अधिकार न्यायालय में मामलों के संचालन के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार एक अधिवक्ता को विशिष्ट लोक अभियोजक के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकती है जो कम से कम 10 वर्षों तक प्रैक्टिस में रहा हो। तो राइट आंसर होगा 7 वर्षों तक प्रैक्टिस में रहा हो। ठीक है। उसके बाद देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 175, धारा 178, धारा 179, धारा 180 या धारा 228 में वर्णित अपराध के संदर्भ में मानव अधिकार आयोग को समझा जाता है। क्या समझा जाता है? सिविल न्यायालय समझा जाता है। उसके बाद देखिए 52 नंबर, सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों के बारे में आयोग स्वप्रेरणा से या किसी अर्जी की प्राप्ति पर, ठीक है, क्या हो जाएगा? इसका सी आंसर हो जाएगा, केंद्रीय सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा। अगला देखिएगा 53 नंबर, निम्न में कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? मानव अधिकार आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है। ठीक है। निम्न में से किस एक की परिस्थिति अन्य तीनों से भिन्न है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, चूंकि ये देखिए सभी के सभी क्या हैं, ये संवैधानिक आयोग है, जबकि राष्ट्रीय मानवाधिकार एक संवैधानिक आयोग नहीं है, ये संविधानेतर निकाय है। चलिए अब देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सुमेलित नहीं है। अंतर्राज्य परिषद 1990 राइट है। केंद्र सतर्कता आयुक्त जो है आयोग है 1964 सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 सही है, लेकिन राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 इसका स्थापना है। चलिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद संविधान पुनरीक्षण के लिए नियुक्त राष्ट्रीय आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें एक बी नंबर सही है, 1 और 3 सही है। क्या राइट आंसर क्या होगा? 1 और 3 सही है, यानी इसकी रिपोर्ट अनुशासनात्मक प्रकृति की होगी। इसका रिपोर्ट संसद के अनुमोदन से हुई है। उसके बाद देखिए संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया के अध्यक्ष कौन बने थे? तो एम.एन. वेंकटचलैया। ठीक है। उसके बाद देखिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? तो इसका देखिएगा कौन होता है। देखिए इसमें है जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के प्रावधानों के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन सितंबर 1974 में किया गया। इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा तथा केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव वाले व्यक्ति को अथवा पर्यावरण से संबंधित संस्थानों के प्रशासन के ज्ञान और अनुभव वाले व्यक्ति को इसका अध्यक्ष नामित किया जाएगा। वर्तमान में इसके अध्यक्ष शिवदास राज मीना है, 2020 का बात है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया था वह था, क्या था? सी, मूल अधिकारों की तुलना में नीति निर्देशक तत्वों को अग्रता। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, केंद्र सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई थी? संथानम समिति की अनुशंसा पर की गई थी। उसके बाद देखिए 61 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इसमें कोई भी आर्टिकल में इसका वर्णन नहीं है। तो बस इस प्रकार ये लोकपाल और इससे संबंधित जो आयोग था, महत्वपूर्ण आयोग था, उससे संबंधित 61 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। ये वीडियो 2 है। ठीक है। बस आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।